वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन कीट्स की एक फेमस सोनेट जिसका टॉपिक है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी। ये पोएम जॉन कीट्स ने पहली मरतबा अपने एक फ्रेंड जिसका नाम जॉन हैमिल्टन रेनल्ड्स था उसे एक लेटर में 1818 में लिखी और ये पोएम बाद में 1848 में इसकी डेथ के काफ़ी अरसे के बाद पब्लिश हुई। ये पोएम ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इस तरह से है क्योंकि इस पोएम में जॉन कीट्स ने अपने ख़दशात का ज़िक्र किया है। जब जॉन कीट्स ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो गया था उस वक़्त ये बीमारी लाइलाज थी, ये इनक्योरेबल डिज़ीज़ कंसीडर होती थी और इसकी अपनी फैमिली में 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी, यानी इसकी मदर फ्रांसिस जेनिंग्स की और इसके यंगर ब्रदर टॉम की। उसके बाद जब जॉन कीट्स ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हुआ तो इसे यकीन था कि अब इसकी डेथ भी यकीनी है। इस दौर में इसने ये पोएम लिखी थी जिसमें वो अपने 3 ख़दशात का ज़िक्र करता है। पहला तो ये है कि वह बहुत ज़्यादा बुक्स लिखना चाहता है, दूसरा ये है कि वो इन बुक्स में बहुत ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच यानी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करना चाहता है, और तीसरा ये कि वो अपनी बिलव्ड यानी फैनी ब्रांड के साथ इजहार इश्क करना चाहता है और उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहता है। अगरचे ये पोएम ऑटोबायोग्राफिकल पोएम दिखाई देती है लेकिन इसके बावजूद ये एक यूनिवर्सल पोएम इस तरह से है, थीम में यूनिवर्सैलिटी इस तरह से पाई जाती है कि हर इंसान का यही प्रॉब्लम है, ख्वाह किसी को डेथ का डर ना भी हो, इसके बावजूद हर इंसान अपनी डेथ से पहले अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है और हर इंसान ये कंसिडर करता है कि उसके पास ऐसा करने के लिए टाइम बहुत लिमिटेड है। इस तरह से इसका थीम यूनिवर्सल थीम है। इसके बाद ये पोएम बेसिकली एक सोनेट है और सोनेट में ये शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट की तर्ज पे लिखी गई है, यानी इसकी 14 लाइंस हैं और तमाम लाइंस आपस में राइम्ड हैं और इसका मीटर आइम्बिक पेंटामीटर है। इस पोएम में 3 क्वार्ट्रेन यूज़ हुए हैं और हर क्वार्ट्रेन में पोइट ने अपना एक प्रॉब्लम डिस्कस किया है, यानी इसमें 3 प्रॉब्लम्स 3 क्वार्ट्रेन्स में बयान किए हैं। क्वार्ट्रेन 4 लाइंस पे कंसिस्टेंट स्टैंजा को कहते हैं और एंड पे एक कपलेट यूज़ किया है जिसमें उन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 2 लाइंस में बयान किया है। कपलेट 2 लाइंस पे कंसिस्टेंट स्टैंजा को कहते हैं। इस तरह से ये पोएम बेसिकली एक शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट की तर्ज पे लिखी गई है। इस पोएम का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इस पोएम की ग्लॉसरी, उर्दू ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इस पोएम में यूज़ होने वाली तमाम लिटरेरी टर्म्स या फिगर्स ऑफ स्पीच को। पोइट कहता है व्हेन आई हैव फियर्स, जब मैं इस खौफ में मुब्तला होता हूँ, दैट के आई मे सीज़ टू बी, कि मैं ख़त्म होने वाला हूँ यानी मेरी मौत वाक़ई होने वाली है। बिफोर माई पेन, इससे पहले कि मेरा कलम, हैज़ ग्लीन्ड, ग्लीन का मतलब होता है कि जब फसल की कटाई के बाद जो खोशा चीन होते हैं उसमें से तिनके और घास फूस वगैरह जो इकट्ठी करते हैं, यानी उस फसल के बाकियात को जो इकट्ठा करने का अमल है उसे ग्लीनिंग कहते हैं। तो कहता है कि इससे पहले कि मेरा कलम इकट्ठे कर ले किस चीज़ को, माई टीमिंग ब्रेन, उन ख़यालात और नज़रियात को जिनसे मेरा दिमाग भरा हुआ है। यहाँ पर पोइट ने ग्लीन्ड एक मेटाफर यूज़ किया है, यानी इससे पहले कि मेरा कलम उन तमाम आला ख़यालात और तसव्वुरात को कलम बंद कर ले, मुझे डर है कि कहीं इससे पहले मेरी मौत वाक़ई ना हो जाए। और वो ख़यालात और नज़रियात कितने हैं, वो 3rd लाइन में कहता है बिफ़ोर हाई पाइल्ड बुक्स, अगर उन्हें लिख दिया जाए तो किताबों का बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा, और वो ढेर कितना बड़ा होगा, इन कैरेक्टरी के उनकी एक इतनी बड़ी फ़हरिस्त बन जाएगी कि वो लाइब्रेरी में समा सकती हैं। होल्ड लाइक रिच गार्डनर्स, गार्डनर्स यानी गले या अनाज का गोदाम। वो कहता है मेरे ख़यालात और नज़रियात मेरे दिमाग में इस कदर ज़्यादा हैं जैसा कि एक बहुत बड़ा गले या अनाज का गोदाम हो, द फुल राइपन्ड ग्रेन, और वो मुकम्मल तौर पर पकी हुई फसल से भरा हुआ हो। यहाँ वो अपने जहन के ख़यालात को गले और अनाज से भरे हुए गोदाम के साथ कंपेयर कर रहा है, तो इसलिए ये एक सिमिली है। उसके बाद वो कहता है व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं गौर से देखता हूँ,
अपॉन द नाइट्स स्टार्ड फेस, रात के सितारों भरे चेहरे को। यहाँ पर पोइट ने एक पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। वो कहता है जब मैं रात के सितारों भरे चेहरे को देखता हूँ, ह्यूज तो बड़े बड़े, क्लाउडी सिंबल्स यानी मध्यम सी अलामतें, ऑफ हाई रोमांस बहुत ज़्यादा रोमांटिक। ये पोइट लेट रोमांटिक पोइट है, इसलिए इसका थीम रोमांटिक भी है। वो कहता है कि तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी धुंधली सी रोमानवी अलामतें मेरे जहन में आती हैं एंड थिंक, और मैं सोचता हूँ दैट के आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा उन अलामतों को जो मेरे जहन में आती हैं उनको लिखने के लिए। ट्रेस का मतलब होता है नक्श करना या खाका बनाना। तो मुझे लगता है कि जब मैं रात के सितारों भरे चेहरे को देखता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है कि उनको देखकर मेरे जहन में जो आला रोमानवी धुंधले ख़यालात या अलामतें आती हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उनको कलम से लिख सकूं या उनका नक्श बना सकूं या उनका खाका बना सकूं। Their shadows with the magic hand of chance, यानी किस्मत के जादुई हाथ के साथ मैं उनका नक्श बना सकूं। एंड व्हेन, और जब, आई फील, मैं महसूस करता हूँ या देखता हूँ, फेयर क्रिएचर, उस खूबसूरत मखलूक को। यहाँ पोइट ने एक मेटाफर यूज़ किया है, फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर, एक घंटे के लिए। एक घंटे से मुराद ये है कि मुख्तसर वक्त के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए। वो कहता है जब तुम्हें मैं आर्जी तौर पर थोड़े वक्त के लिए देखता हूँ, ए खूबसूरत मखलूक। खूबसूरत मखलूक यानी फ़ैनी ब्रांड, फ़ैनी ब्रांड इसकी बिलव्ड का नाम है। जब मैं तुम्हें बहुत थोड़े टाइम के लिए देखता हूँ, दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर, तो मुझे यूँ महसूस होता है कि शायद अब मैं मज़ीद तुम्हें ना देख पाऊँ, क्योंकि अब ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मेरी मौत वाक़ई होने वाली है। नेवर हैव रेलिश, और ना ही जायका चख सकूँ, इन द फेरी पावर, तुम्हारी उस परियों जैसी ताकत का, यानी शायद मैं तुम्हारी उस परियों जैसी ताकत वाली सोहबत से लुत्फ़अंदोज़ ना हो सकूं। कौन सी ताकत? ऑफ अनरिफ्लेक्टिव लव, अनरिफ्लेक्टिंग लव यानी बायलेटरल लव, यानी यकतरफ़ा मोहब्बत, जो कि सिर्फ जॉन कीट्स ही करता था, फ़ैनी ब्रांड को नहीं थी। वो कहता है जब मैं मुख्तसर वक्त के लिए तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मैं इस बात से खौफज़दा हो जाता हूँ कि मैं शायद अब तुम्हारी परियों जैसी मोहब्बत की ताकत को मज़ीद एंजॉय ना कर पाऊँ, और ऐसी मोहब्बत जो कि यकतरफ़ा है। यहाँ तक पोइट ने 3 क्वार्टरेन्स में 3 प्रॉब्लम्स बयान कर दिए हैं। फ़र्स्ट क्वार्टरेन में फ़र्स्ट उसका प्रॉब्लम ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बुक्स लिखना चाहता हूँ। सेकंड क्वार्टरेन में सेकंड प्रॉब्लम ये था कि मैं उन बुक्स में बहुत ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करना चाहता हूँ, बहुत सी लिटरेरी टर्म्स या डिवाइसेस यूज़ करना चाहता हूँ। और थर्ड क्वार्टरेन में थर्ड इशू उसका ये था कि मैं फ़ैनी ब्राउन से इज़हार मोहब्बत करना चाहता हूँ और उसकी कंपनी को एंजॉय करना चाहता हूँ। उसके बाद लास्ट कपलेट में वो कहता है देन ऑन द शोर, फिर किनारे पर, ऑफ द वाइड वर्ल्ड, इस वसी दुनिया के किनारे पर, आई स्टैंड अलोन, मैं तन्हा खड़ा हूँ। इस वसी दुनिया के किनारे पर मैं तन्हा खड़ा हूँ, यानी किनारे का मतलब यह है कि आगे मौत का समुंदर है। मैं तन्हा खड़ा हूँ, या शायद मैं लोगों के दरमियान तो हूँ लेकिन अपने आप को तन्हा महसूस करता हूँ फ़ैनी ब्राउन की अदम मौजूदगी में। एंड थिंक, तो फिर मैं सोचता हूँ, टिल लव, के मोहब्बत, एंड फेम, और शोहरत। लव यानी फ़ैनी ब्राउन से मोहब्बत, एंड फेम, और वो शोहरत, वो पॉपुलैरिटी जो कि मैं बुक्स लिख के और उसमें बहुत ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करके हासिल करनी थी, टू नथिंगनेस, उन दोनों चीज़ों की कोई हैसियत नहीं। यानी लव और पॉपुलैरिटी, इन दोनों की चीज़ें की कोई हैसियत नहीं है, ये दोनों चीज़ें बेवक़्त हैं। डू सिंक, वो भी उस समुंदर में डूब जाएंगी जब मैं डूब जाऊंगा, यानी जब मैं मौत के समुंदर में डूब जाऊंगा तो ये मेरी मोहब्बत और मेरी शोहरत, ये दोनों चीज़ें भी मेरे साथ ही उसी समुंदर में गर्क हो जाएंगी, यानी इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इस पोइम का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच को। इस पोइम का मीटर आइम्बिक पेंटामीटर है और इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और जी, यानी इस पोइम की फ़र्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम्ड है।
जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है बी और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है कैरेक्टरी। सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसे सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रेन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रीन। फिफ्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फेस और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ट्रेस। सिक्स्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसे सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रोमांस और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है चांस। उसके बाद नाइन्थ और 11th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि 9th लाइन का लास्ट वर्ड है आर और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है पावर। 10th लाइन और 12th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, 10th लाइन का लास्ट वर्ड है मोर और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है श्योर। इसकी लास्ट टू लाइंस यानी लाइन नंबर 13 और 14 ये आपस में राइम्ड है, जैसा कि 13th लाइन का लास्ट वर्ड है थिंक और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है सिंक। मीटर और राइम स्कीम को डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच जो कि है सिमिली। सिमिली मीन्स टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम क्वालिटी, यानी एक ही खसूसियत की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुकाबला करना। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 2 को देखें, जिसमें पोइट कहता है बिफोर माई पेन हैज़ ग्लीन्ड माई टीमिंग ब्रेन बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स इन कैरेक्टरी होल्ड लाइक रिच गार्नर्स द फुल राइपन्ड ग्रेन। यानी पोइट कहता है कि इससे पहले कि मेरा कलम उन तमाम ख़यालात और नज़रियात को कलम बंद कर ले जिनसे मेरा दिमाग भरा हुआ है, और वो ख़यालात और नज़रियात इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर उन्हें लिख दिया जाए तो उससे किताबों का एक ढेर लग जाएगा, और वो ढेर इतना बड़ा होगा कि उनकी एक लंबी फ़हरिस्त बन जाएगी और ये तमाम किताबें लाइब्रेरी में समा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पोइट कहता है वो जो ख़यालात और नज़रियात हैं इनसे मेरा दिमाग इस तरह भरा हुआ है जैसा कि एक अनाज या गल्ले का गोदाम पकी हुई फसल से भरा हुआ होता है। यानी अनाज या गल्ले के गोदाम को वो अपने दिमाग के साथ कंपेयर कर रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें भरी हुई हैं। गोदाम गले से भरा हुआ है और उसका दिमाग आला ख़यालात और नज़रियात से भरा हुआ है। इस तरह से पोइट ने ये सिमिली यूज़ की है। उसके बाद देखते हैं मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर दो चीज़ों को हम इधर में कंपेयर नहीं करते, बल्कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही डिक्लेयर कर देते हैं। अब अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 2 को अगेन देखें तो उसमें वो कहता है बिफोर, इससे पहले कि माई पेन हैज़ ग्लीन्ड माई टीमिंग ब्रेन, इससे पहले कि मेरा कलम ग्लीन कर ले। ग्लीन का मतलब होता है कि हार्वेस्ट के बाद जब फसल की कटाई हो जाती है तो उस प्रोसेस के बाद जो उस फसल के बाकियात होते हैं उसे इकट्ठा करने के अमल को ग्लीनिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो वो कहता है कि इससे पहले कि मेरा कलम खोशा चीनी कर ले, ग्लीन कर ले, यानी इकट्ठे कर ले। तो ये ग्लीनिंग का वर्ड जो है ये पोइट ने बेसिकली एक मेटाफर यूज़ किया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी बेजान चीज़ को जानदार की खसूसियत अता कर देना। इस पोइम में जैसा कि पोइट कहता है अपॉन द नाइट्स स्टार्ड फेस, ये लाइन नंबर 5 में वो कहता है कि रात के सितारों भरे चेहरे को। अब जो फेस है ये इंसानों का होता है, ये एक ह्यूमन ऑर्गन का नाम है, तो लेकिन इसने रात को ये चीज़ अता कर दी है, रात को दे दी है। इसका मतलब है कि यहाँ पोइट ने पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की है रात का चेहरा कह के। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी दो अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना, इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं इस पोइम में पोइट ने सबसे पहले लाइन नंबर 3 में उसने दो वर्ड्स यूज़ किए हैं बिफोर और बुक्स। ये दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में अगर हम देखें गार्नर्स ग्रीन, ये दोनों जी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों में ग यानी सेम साउंड है। उसके बाद लाइन नंबर 7 को अगर हम देखें तो उसमें थिंक और दैट। लाइन नंबर 9 में फील फेयर और लाइन नंबर 13 में वाइड वर्ल्ड। ये तमाम एलिट्रेशन हैं जो कि पोइट ने इस पोइम में यूज़ की हैं। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है एंजेममेंट। एंजेममेंट या राना ऑनलाइन का मतलब है जब एक लाइन को पढ़ के उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो उसके लिए हमें सेकंड लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसे हम एंजेममेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की फ़र्स्ट लाइन को अगर हम पढ़ें तो पोइट कहता है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, मुझे डर है कि मैं
इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। अब कब रुखसत होगा, कब तक होगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी। उसके लिए हमें लाइन नंबर 2 को पढ़ना पड़ेगा। सेकंड लाइन को हम देखते हैं, वो कहता है बिफोर माई पेन हैज़ ग्लीम्ड माई टीमिंग ब्रेन, इससे पहले कि मेरा कलम मेरे उन नज़रियात को इकट्ठा कर ले। उसके बाद लाइन नंबर 7 को अगर हम देखें तो पोइट कहता है एंड थिंक दैट आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, मैं सोचता हूँ कि शायद मैं ट्रेस करने के लिए ज़िंदा ना रहूँ, यानी मैं लिखने के लिए ज़िंदा ना रहूँ। अब किस चीज़ को वो ट्रेस करना चाहता है, किस चीज़ को लिखना चाहता है, इसका नहीं बताया। इसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन का सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें पॉइंट कहता है देयर शैडोज़ विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस, यानी किस्मत के जादुई हाथ के साथ उन सायों को मैं लिखना चाहता हूँ, नक्श करना चाहता हूँ, जो कि मुझे दिखाई देते हैं जब मैं रात के सितारों भरे चेहरे को देखता हूँ। उसके बाद लाइन नंबर 11 को अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट कहता है नेवर हैव रेलिश्ड इन द फेरी पावर, मुझे इस बात का भी डर है कि मैं शायद उस परियों जैसी ताकत से लुत्फ़अंदोज़ ना हो सकूं। अब कौन सी परियों जैसी ताकत, इसके लिए नेक्स्ट लाइन को जब देखें तो उसमें पॉइंट कहता है ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव, उस एक तरफा मोहब्बत की परियों जैसी ताकत को शायद मैं मज़ीद लुत्फ़ एंजॉय ना कर सकूं। इसी लाइन में फिर ये लाइन अगेन फिर रन ऑन लाइन है, जिसमें पॉइंट कहता है देन ऑन द शोर, फिर उस साहले समुंदर पर जब मैं खड़ा होता हूँ, ऑफ द कौन सा साहले समुंदर इसका पता नहीं चलता। इसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें पॉइंट कहता है ऑफ द वाइड वर्ल्ड, इस वसी दुनिया के आई स्टैंड, मैं खड़ा होता हूँ अलोन तन्हा एंड थिंक, और सोचता हूँ। फिर अगेन ये जो लाइन है ये भी रन ऑन लाइन है, क्योंकि इसकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि ये नहीं समझ आ रही कि एंड थिंक इससे मुराद क्या है, कि पोइट क्या सोचता है। वो लास्ट लाइन में वो कहता है टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस डू सिंक, यानी मोहब्बत और शोहरत इन दोनों चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है, जब मैं फ़ना होऊंगा तो ये भी मेरे साथ फ़ना हो जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि पोइट ने इस पोइम में बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट का यूज़ किया है। इसकी फ़र्स्ट लाइन रन ऑन लाइन है, 7th 11th 12th और 13th लाइन्स, ये तमाम लाइन जो हैं ये रन ऑन लाइन है, और इसमें जो टेक्निक यूज़ हुई है उसे हम एंजॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है सोनेट, और ये पोइम शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट की तर्ज पे लिखी गई है, जिसकी 14 लाइन्स हैं। आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है, इसमें 3 क्वार्ट्रेन है और एंड पे एक कपलेट है। इस पोइम की जो लास्ट 2 लाइन्स हैं ऑफ द वाइड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन एंड थिंक टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस डू सिंक, ये लाइन्स एक फेमस कोटेशन के तौर पर भी यूज़ की जा सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।